सुधरने का नाम नहीं ले रहा है सरकारी तंत्र। नौकरशाही के भ्रष्टाचार से जनता के समक्ष परेशानी पैदा करने के साथ ही देश के विकास में बाधाएं डालने का भी काम किया है। अपने देश के सड़क दुर्घटनाओं का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रही है। इसी सिलसिले के पिछले लखनऊ के परिवहन आयुक्त केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव को पत्र लिखा कि कॉमर्शियल वाहनों की कहीं से भी फिटनेस प्रमाण पत्र लेने की जो सुविधा प्रदान की गई उससे अराजकता फैल रही है। उन्होंने इंगित किया कि एक वाहन पुलिस के कब्जे में हो तो उसका सर्टिफिकेट कहीं और से भी मिल गया। उन्होंने गोरखपुर कानपुर समेत सड़कें दुर्घटना से जुड़े ऐसे मामलों का जिक्र किया जिसका सुझाव यह है कि फिटनेस सर्टिफिकेट देने की पुरानी व्यवस्था फिर से लागू करना ठीक होगा। ये सर्टिफिकेट क्षेत्रीय आरटीओ प्रदान करते थे। यह अपने देश में चलन बन गया कि यदि सरकार नागरिकों की कोई सुविधा प्रदान करती है तो उनके लोग उनका दुरुपयोग शुरू कर देते हैं। इसके चलते सरकारों को नागरिकों सहूलियत के लिए प्रदान की गई सुविधाओं को अथवा सेवाओं में फेरबदल करने की मजबूर होना पड़ता है। आखिर लोगों की अपनी कॉमर्शियल गाड़ियों की फिटनेस सही तरीके से करने में क्या समस्या है? यदि उनके वाहन फिट नहीं होंगे तो दुर्घटना का खतरा रहेगा और सर्विस और मरम्मत खर्च भी बढ़ेगा। जिस भी गाड़ी के समय पर सर्विस होती है उनमें ईंधन की भी खपत कम होती है। इसके बावजूद लोग लापरवाही बरतते हैं। चूँकि पहले वाहनों की फिटनेस जांच में घपले होने और पैसा देकर फर्जी सर्टिफिकेट देने के मामले सामने आते रहते थे और वाहन मालिकों को आरटीओ के फिटनेस सर्टिफिकेट मिलने में कठिनाई भी होती थी। इसलिए सरकार ने एक सुविधा प्रदान की, लेकिन बात बनी नहीं। बात इसलिए नहीं बनी क्योंकि सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार कम होने का नाम नहीं ले रहा। बात केवल इतनी ही नहीं कि भ्रष्टाचार के चलते कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस के मामले में उपयोगी नियम कानून पर सवाल उठा रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति अन्य मामले में भी है। इसका एक कारण औसत सरकारी कर्मचारियों की अकर्मण्यता और भ्रष्टाचार है। यह किसी से छिपा नहीं कि आधारभूत ढांचे के निर्माण और रखरखाव से लेकर अन्य क्षेत्रों में गैर जिम्मेदार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की लापरवाही तथा भ्रष्टाचार के मामले सामने आते ही रहते हैं। किसी भी सरकार हो ऐसे मामले थमने का नाम नहीं लेते। इसका एक कारण तो यह है कि आज़ादी के बाद से ही नौकरशाही की जवाबदेही तय नहीं हो पा रही है। चूँकि सरकारी सेवा में आने के बाद कमज़ोर और भ्रष्ट लोगों की नौकरी भी मुश्किल से जाती हैं, इसलिए नौकरशाह के भ्रष्टाचार पे लगाम नहीं लगा पा रहे। इस भ्रष्टाचार ने जनता के समक्ष परेशानी खड़ा करने के साथ ही देश के विकास में बाधा डालने का भी काम किया है। शायद प्रशासन की कई क्षेत्रों में समय के साथ सुधार होने के बजाय पहले जैसी स्थितियां हैं और जहां तक बुनियादी ढांचे के निर्माण की बात है तो वहां भ्रष्टाचार ने पहले नियंत्रण था, अब वहाँ भ्रष्टाचार ना पहले नियंत्रण था और ना आज। आखिर क्या कारण रहा कि मोदी सरकार ने नए संसद भवन का निर्माण CPWD यानी एक ऐसी कंपनी अन्य एजेंसियों के बजाय टाटा की कंपनी से कराया? क्या अब सरकारों के अपनी ही एजेंसियों पर भरोसा नहीं या उन्हें आभास हो गया है कि वे सुधारने वाली नहीं? आमतौर पर निजी क्षेत्र की ओर से किए जाने वाले निर्माण की गुणवत्ता अपेक्षाकृत अच्छी होती है, लेकिन सरकारी एजेंसियों की ओर से कराए जाने वाले निर्माण की गुणवत्ता सुधरने का तो नाम ही नहीं ले रही है। समस्या यह है कि निर्माण क्षेत्र में सरकारी एजेंसियों वाला भ्रष्टाचार अब निजी क्षेत्र में भी देखने को मिलने लग रहा है। सरकारें सबसे बड़ी नियोक्ता हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्रालय भी मानकों के हिसाब से काम नहीं करा पा रहा है। सत्ताधारी यह जानते हैं कि बुनियादी ढांचे की योजनाओं की जिस तरीके से निर्माण एवं संरचना होनी चाहिए वैसा मुश्किल से हो पा रहा है। इसके चलते सरकार की ओर से कंस्ट्रक्टिंग कंपनियों को विभिन्न कामों को ठेका देने का चलन बढ़ रहा है। आखिर सरकार को कंस्ट्रक्टिंग
कंपनियों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? क्या शीर्ष नौकरशाह और खासकर आईएएस काबिल नहीं, या फिर उसकी भर्ती प्रक्रिया सही नहीं? पिछले दिनों दिल्ली में सीवर लाइन और पेयजल पाइपलाइन के रखरखाव के लिए एक कंसल्टेंट कंपनी की सेवाएं लेने का फैसला किया गया। इसका मतलब है कि संबंधित सरकारी विभागों के इंजीनियर एवं अन्य कर्मचारी सीवर और पाइपलाइन बिछाने या उसका रखरखाव करने का साधारण सा भी काम नहीं कर पा रहा है। आज ऐसा लगता है कि सत्ता में बैठे लोग यह मानकर चल रहे हैं कि औसत सरकारी कर्मचारी आगे भी ढंग से काम नहीं करेंगे। उनका समझना कठिन है। केंद्र अथवा राज्य सरकारों की निर्माण अथवा सेवा प्रदान करने संबंधी जो एजेंसियां हैं वे अपने ही मानकों के हिसाब से काम क्यों नहीं कर पा रही है। होना तो यह चाहिए कि कुशासन एवं कुशलता एवं कार्य की गुणवत्ता के मामले मंत्रालय, सार्वजनिक उपक्रम एवं अन्य सरकारी एजेंसियां निजी क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा करती और कई उदाहरण पेश करती। इसका प्रभाव निजी क्षेत्र के साथ आम लोगों पर भी पड़ता और वे भी नियम कानून के हिसाब से चलने की आवश्यकता समझते। लेकिन अपने देश में तो उल्टी गंगा बह रही है। फिलहाल केंद्र और राज्यों की एजेंसियों की कार्यप्रणाली में बुनियादी बदलाव एवं सुधार की जरूरत, इच्छा शक्ति भी नहीं दिख रही है। नौकरशाही एक बड़ी हद तक अपने पुराने धर्रे पर चल रही है। इसके चलते विकसित भारत का लक्ष्य कठिन होता जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री बार बार ये कहते हैं कि उत्पादकता, गुणवत्ता और सेवाओं की बेहतरी से कोई समझौता नहीं होना चाहिए, लेकिन चंद क्षेत्रों को छोड़कर उसका बहुत असर होता नहीं दिख रहा है। भारत में विकसित देशों के मानकों के अनुरूप मुश्किल से ही कुछ दिखाई देता है। यदि स्थिति रही तो यदि यही स्थिति भारत विकसित देश कैसे बनेगा? अच्छा तो है कि इस पर दलगत राजनीतिक स्वार्थ से उठकर विचार किया जाए। राष्ट्र का निर्माण तो सबकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, शासन का भी, प्रशासन का भी और आम लोगों का भी। संजय गुप्ता। खाद्य अपशिष्ट से प्लास्टिक का निर्माण। मुकुश व्यास। हर वर्ष विश्व में लगभग 1.0 अरब टन भोजन बर्बाद होता है और उपभोक्ता स्तर पर उपलब्ध कुल भोजन का लगभग 17% इस बर्बादी की गंभीर आर्थिक और पर्यावरणीय परिणाम होते हैं, जिसके वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना लगभग $1 लाख करोड़ का नुकसान होता है और यह वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 8 से 10% की योगदान करता है। बर्बाद भोजन का अधिकांश हिस्सा लैंडफिल में चला जाता है, जहां यह सड़कर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। यह खाद्य अपशिष्ट की समस्या के साथ साथ दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण से भी जूझ रही है। प्लास्टिक की बोतलें, थैलियाँ और फिल्म सूक्ष्म प्लास्टिक कणों में बदल जाती हैं, जो जल, मिट्टी और अंततः हमारे शरीर में समा जाते हैं। इन दोनों समस्या से निपटने के लिए अमेरिका के बिगहैम्पटन विश्वविद्यालय के शोधार्थी ने यह दर्शाया कि बर्बाद भोजन का उपयोग कुदरती तौर पर नष्ट होने वाली बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने के लिए किया जा सकता है। खाद्य अपशिष्ट को एक संसाधन के रूप में उपयोग करके कई उत्पादों में बदल सकते हैं। शोधकर्ताओं का लक्ष्य न केवल खाद्य अपशिष्ट का मूल्यवर्धन करना, बल्कि पर्यावरण अनुकूल पॉलीमर का निर्माण कर लागत को भी कम करना है। इससे जैव ईंधन और जैव रसायन का भी बना सकते हैं। आधुनिक समय में बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाना संभव है। उत्पादन आमतौर पर परिष्कृत चीनी फीडस्टॉक से शुरुआत करते हैं और सूक्ष्म जीवों को जिससे लगता है कि बढ़ती हैं और उत्पादकता के पैमाने में कमी आती है। शोधकर्ताओं ने खाद्य अपशिष्ट का विपणन कर लैक्टिक एसिड बनाया और नाइट्रोजन के लिए अमोनियम सल्फेट मिलाया। इस प्रक्रिया में बने सूप को क्यूपीरियोवाइडिन नेक्टर नाम जीवाणु को दिया गया, जो पॉलीहाइड्रोक्सिलिसिनोनेट पीएच के रूप में कार्बन जमा करने के लिए जाना जाता है। शोधकर्ताओं सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पादित लगभग 90% PHA को पुनः प्राप्त कर सकते हैं और उसे फिल्म, पैकेजिंग या सांचे में ढाले जा सकते हैं, जो सही परिस्थितियों में बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। खाद्य पदार्थों के किण्वन से ठोस पदार्थों के साथ साथ अम्ल भी उत्पन्न होते हैं। शोधकर्ता बचे हुए पेस्ट को एक जैविक उर्वरक के रूप में भी विकसित कर रहे हैं।
प्रयोगशाला के परिणाम आशाजनक हैं। शोधार्थी को अगला लक्ष्य इस प्रक्रिया को तेज करना और यह सुनिश्चित करना कि बड़े रिएक्टरों और विविध खाद्य अपशिष्टों का इस्तेमाल करके समय, उपज, लागत और उत्पादकता की गुणवत्ता स्थिर रहे। बिंगहैम्पटन की टीम अतिरिक्त अनुदान जुटाएगी या उद्योग भागीदारी की तलाश करेगी जो कैफेटेरिया के अपशिष्ट की उपयोग उत्पादन में बदल सके। याचना। याचना दो प्रकार की होती है, एक निजी हित के लिए और दूसरी लोक हित के लिए। निजी हित की याचना व्यक्ति को भिखारी की श्रेणी में रखती है क्योंकि इसमें मांगी गई वस्तु केवल व्यक्तिगत उपयोग के लिए होता है। इसके विपरीत लोकहित के लिए ही गई याचना को उत्तम माना जाता है क्योंकि इससे समाज के कल्याण के कार्य होते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना के लिए कई बड़े घरानों से धन देने की याचना की। वह कहा जाता है कि हैदराबाद के निजाम ने उन्हें दान में चप्पल दी। मालवीय जी ने उस चप्पल की नीलामी की। अंततः निजाम ने अपनी चप्पल वापस लेकर उन्हें पर्याप्त धन दिया। एक और किंवदंती है जिसमें एक शासक ने मालवीय जी को धन देने से इनकार कर दिया। जब उस शासक की चौखट से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि एक शव यात्रा जा रहे जिसमें पैसे लुटाए जा रहे थे। मालवीय जी ने उस पैसे को लेने का निर्णय लिया। यह खबर सुनकर उस शासक ने अपने नौकर को भेजकर मालवीय जी को बुलवाया और कहा, क्यों पंडित जी, आपकी असलियत तो प्रकट हो गई है, आप तो मुर्दे का पैसा लूटने लगे। इस पर मालवीय जी ने उत्तर दिया, धन्य है वह मुर्दा जिसने लोकहित के लिए पैसा दिया, जबकि जिंदा ने पैसे देने से इनकार कर दिया था। इस उत्तर ने उस शासक को लज्जित कर दिया और उसने मालवीय जी को पर्याप्त धन दिया। वास्तव में मालवीय जी एक बड़े अभियान को लक्ष्य बनाकर याचक बने थे जिसमें लोकहित समाहित था। उसके द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय आज विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। याचना का अर्थ केवल मांगना नहीं बल्कि समाज के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरना भी है। लोकहित के लिए की गई याचना न केवल व्यक्तिगत बल्कि यह समाज के उत्थान के भी माध्यम बनती है। ललित पांडे। बचकानी राजनीति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखने वाला हर व्यक्ति संभवतः यह अच्छे से समझ गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति विचित्र दावे करते हैं। वे कई बार निराधार टिप्पणियां करते हैं और फिर उसके पीछे भी हट जाते हैं। लेकिन शायद भारत के विपक्षी दलों और विशेष रूप से कांग्रेस को ट्रंप के कुछ ज़्यादा ही भरोसा है। ट्रंप ने दावा किया कि पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के चलते भारत पाकिस्तान में हुए टकरावों के दौरान 5 लाख विमान गिराए गए। उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि वे विमान किस देश के थे, लेकिन कांग्रेस के नेता तत्काल इस नतीजे पर पहुंच गए कि वे लड़ाकू विमान भारत के ही रहे होंगे। उन्होंने ट्रंप के इस प्रकार के दावे की सच्चाई जानने की जरूरत जता दी। यह जरूरत कांग्रेस के किसी प्रवक्ता से नहीं बल्कि लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस ने जताई। ऐसा लगता है कि उन्हें न तो भारत की सरकार पर भरोसा और न ही भारतीय सेना पर। यह पहली बार नहीं कि जब कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर के मामले में उन कचरे और भारत विरोधी दावे को तुल दे रही है जो पाकिस्तान और चीन के नेताओं ने किए और यदाकद अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी। सब जानते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति यह दावा खोखला है। उन्हें भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम करवाया और दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध की आशंका को टाला। उनके इस दावे पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। खुद भारतीय प्रधानमंत्री उनसे फ़ोन पर 2 टूक यह कह दिए चुके हैं कि कथित संघर्ष विराम में अमेरिकी की वैसी कोई भूमिका भी नहीं जिसका दावा किया जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से यह भी कहा था कि कश्मीर पर भारत की जो नीति है वह यथावत है और उसमें कई बदलाव होने की प्रश्न नहीं उठता। लेकिन कांग्रेस यह समझने को तैयार नहीं। कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेता इससे अच्छी तरह परिचित है कि कश्मीर ऑपरेशन सिंदूर एवं अन्य मामलों में उनके बयान को पाकिस्तान, चीन एवं अन्य भारतीय विरोधी ताकतों ने इस्तेमाल किया है और अपने पक्ष में भुनाया भी है, लेकिन उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं। सबसे दुर्भाग्य की बात यह है कि कांग्रेस के लंबे समय तक केंद्र की सत्ता में रही और विदेश नीति को बारीकियों से परिचित है। वह बचकाना व्यवहार कर रही है। ऐसा तो कई क्षेत्रीय दल भी नहीं कर
रहे हैं। कांग्रेस एवं कुछ अन्य दलों के नेता इस इंतजार में बैठे दिखते हैं कि पाकिस्तान, चीन, अमेरिका अथवा किसी अन्य देश से कब भारतीय हितों के प्रतिकूल बयान आए और वे सरकार को घेरे। यह वैसा रवैया है जो इन नेताओं को विश्वसनीयता पर भी चोट कर रहा है। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान पर चर्चा। अनंत विजय। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर जब राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने मारपीट आरंभ की तो उससे पूरे देश का ध्यान खींचा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संबंध में फिर से बहस आरंभ हुई। इस चर्चा में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को खींचने का प्रयास किया, जबकि पिछले 11 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चल रही सरकार ने भारतीय भाषाओं को बेहतर समन्वय किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई। मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा में बढ़ावा देने का उद्देश्य रखा गया। इसके अच्छे परिणाम भी मिलने लगे। कुछ लोगों ने भाषा विवाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को घसीटने का प्रयास किया। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान के नारे को संघ का नारा और मंसूबा बताकर उसकी आलोचना शुरू की। यहाँ तक बताना उचित रहेगा कि संघ हमेशा से भारतीय भाषाओं की प्राथमिकता देने की बात करता रहा है। संघ के सर संचालक रहे माधव सदाशिव गोलवलकर सभी भारतीय भाषाओं को राष्ट्रभाषा मानते थे। संघ अब भी यही मानता। रही बात हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की, तो उसको लेकर स्वाधीनता पूर्व के लेखक को देखा जाना चाहिए। कुछ दिन पूर्व इस स्तंभ मैथिली शरण गुप्त की पुस्तक हिंदू को आधार बनाकर उनके कवि मन की प्रताड़ना की गई थी। स्वाधीनता के पूर्व हिंदी में अधिकांश लेखकों को लेखक हिंदू और हिंदुस्तान को केंद्र में रखकर ही किया गया है। प्रगतिशील लेखक संघ की संस्थापना के बाद उससे जुड़े कम्युनिस्ट लेखकों ने पार्टी प्रतिबद्धता के आधार पर लेखन आरंभ किया। परिणाम यह हुआ कि हिंदू और भारतीयता का ओझल करने का खेल आरंभ हुआ। एक करके हिंदी के लेखकों को उन रचनाओं को जानने से दूर किया गया जिसमें हिंदू और भारतीय को एक मानकर लेखन हुआ। यह उन रचनाओं का योजनाबद्ध तरीके से हाशिए पर डाला गया जिसमें हिंदू और भारतीयों को एक बताया गया था। ये उन रचनाओं की उपेक्षा की गई जिनमें मुसलमानों के लिए नसीहत थी। हिंदी के लेखकों को समग्रता में पढ़ने से उपरोक्त धारणा दृढ़ होती जाती है। प्रताप नारायण मिश्र को पढ़ें, भारतेंदु को पढ़ें, बालकृष्ण भट्ट को पढ़ें, महावीर प्रसाद द्विवेदी को पढ़ें या फिर प्रेमचंद से लेकर निराला शिव पूजन सहाय तक को पढ़ें, आपको हिंदू और भारतीय में अंतर नहीं दिखाई देगा। भारतेंदु युग के लेखक जब यह लेख लिख रहे थे कि तब तक उसे भारतीय स्वयंसेवक की स्थापना भी नहीं हुई थी। प्रताप नारायण मिश्र ने जब अपनी प्रसिद्ध कविता हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान लिखी थी तब वे गांधी जी भी राष्ट्रीय पटल पर नहीं आए थे। इस कविता की रचना वर्ष ठीक नहीं मालूम। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रताप नारायण मिश्र का निधन सन 1894 में हो गया। जाहिर है कि उन्होंने यह कविता 1894 पहले लिखी होगी। अपनी इस कविता में उन्होंने लिखा था कि चहु चहु सोचे जिन कल्याण, तो सब मिली भारत संतान, जपे निरंतर एक जवान। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, तभी सुध रहिए जन्म निधान, तभे भलो करिए भगवान, जब रहिए निसी दिन यह बयान, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। अब अगर संघ की स्थापना के 3-4 दशक पहले ही हिंदी के प्रख्यात लेखक ऐसे लिख रहे हैं तो उनको समझने की आवश्यकता है कि हिंदी के पाठकों को बताने की भी है। कुछ लोगों को लगता है कि इस तरह की बातें सार्वजनिक रूप से करना अनुचित है। क्या इस तरह के लेखक को छुपाना बौद्धिक बेईमानी नहीं है? यह क्या पाठकों के साथ छल नहीं है? यह तर्क दिया जाता है कि यह सब तो पुस्तकों में उपलब्ध हैं। बिल्कुल है, परंतु विचार इस बात की होनी चाहिए, क्या यह सामाजिक और साहित्यिक विमर्श का हिस्सा है? क्या स्वाधीनता के बाद हिंदी आलोचकों ने प्रताप नारायण मिश्र की इस रचना पर विचार किया? क्या मैथिली शरण के हिंदू और भारत भारती में लिखी गई पंक्तियों पर ईमानदारी से विचार हुआ? हिंदी के आलोचकों ने तो कह दिया कि मैथिली शरण गुप्त ने हाल ही की कविता और शैली मसुदम से प्रेरणा लेकर हिंदू लिखा। जब इस बात की पड़ताल की
गई तो पता चला कि मैथिली शरण गुप्त ने हाली के मुसद्दम के उत्तर में हिंदू लिखी थी। हाली ने अपने इस काव्य में मुसलमानों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक महानता की याद दिलाई थी। उनके इस काव्य को पढ़ने के बाद मैथिली शरण गुप्त ने हिंदुओं के गौरवशाली अतीत का स्मरण किया था, जो हिंदू नाम के पुस्तक में सामने आया था। क्या इसकी बात करनी अनुचित है? क्या हिंदी आलोचना की बेईमानी से और संकेत करना गुनाह है? अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र के लेखों की देखते हैं तो वहाँ हिंदू और भारतीयता में अंतर नहीं मिलता। जब वह भारतवर्ष की उन्नति की बात करते हैं तो उनमें स्पष्टता के साथ इस बात की स्वीकारते हैं कि भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो, आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो जो हिंदुस्तान में रहे, चाहो किसी रंग जाति का क्यों न हो, वह हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठी, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्राह्मणों, मुसलमानों सब एक का हाथ पकड़ो। इसी लेख में वह आक्रांताओं को भी चिन्हित करते हैं कि मुसलमानों से भी कहते हैं कि मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें, ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का दिल दुखाने वाली हो वह ना करें। इस तरह की बातों पर वे विमर्श खड़ा करते हैं। दरअसल स्वाधीनता के पूर्व और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इस तरह की बौद्धिक बातें खूब हो रही थी। हिंदी उर्दू को लेकर भी बौद्धिक विमर्श हो रहा था। रचना का उत्तर रचना से दिया जा रहा था। लेखक खुलकर अपनी बात लिख रहे थे। प्रश्न यह है कि स्वाधीनता के बाद ऐसा क्या हो गया कि हिंदू संस्कृति और हिंदू सभ्यता की बातें कम होने लगी। भारतीयता और भारतीय शैक्षणिक पद्धति को छोड़कर हमारा बौद्धिक समाज पश्चिम की ओर उन्मुख होने लगा। बौद्धिक जगत में कथित गंगा जमुनी तहजीब के सिद्धांतों को गाढ़ा करने का प्रयास होने लगा। हिंदी में तो भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग तक हिंदू होने पर लेखकों का गर्व होता था। ये गर्व उनके लेखक में झलकता भी था। दो उदाहरण तो ऊपर ही दिए गए कि कई और दिए जा सकते हैं। भारतीय लेखक ने भारतीयता या हिंदू विमर्श को मलिन करने के षड्यंत्र के कारण बौद्धिक बेईमानी का एक अजीब वातावरण बना इसके अकादमिक जगत को भी अपने चपेट में लिया। हिंदू की बात करने वाले की उपेक्षा की जाने लगी। हाल में देखें तो उस उपेक्षा का दंश नरेंद्र कोहली जैसे विपुल लेखक करने वाले साहित्यकार को भी झेलना पड़ा। आवश्यकता इस बात की है कि स्वाधीनता पूर्व जिस तरह का हिंदू लेखक हो रहे थे उस पर विमर्श हो और उसकी समाज जीवन के केंद्र में लाया जाए। अकादमिक जगत में कार्य कर रहे थे शोधार्थी को भी उस दिशा में विचार करनी चाहिए। यह अतीत की बात नहीं बल्कि अपनी परंपरा और धरोहर के एकाकार करने का उपक्रम होगा। चिर प्रतिद्वंद्विता का लोक धर्मी कलाओं का स्वदेश। भारतीय लोकनाट्य विशिष्ट नारायण त्रिपाठी। विशिष्ट नारायण त्रिपाठी की भारतीय लोकनाट्य परंपरा ढंग से लोक संस्कृति के व्यापक नाट्य रूप का एक समेकित अध्याय रंगमंच और उसके समांतर लोक कथाओं, ग्रंथों और प्रचलित पौराणिक लोक साहित्य पर आधारित इस नाट्य रूपों की विवेचना जिसमें वे अधिकार आज संक्षिप्त होकर विकास कर रहे हैं। भारतीय परंपरा हमारे लोक कलाओं को लेकर शास्त्र और लोक में विरोध कर रहे हैं। समस्या ये समाधान के लिए सदैव लोक की शरण में आते हैं। लोक नाट्य रूप में भी यह रीति निभाती हैं और कई बार वे इससे विस्तार जानते हुए समाज के सभ्यगत प्रश्नों को रेखांकित करती हैं। लेखक का यह अध्याय इन्हीं अभिप्रायों की तरह 6 अध्यायों में बटा हुआ जातीय संस्कृति से लेकर धार्मिक लीला रूप, मंदिर, दार्शनिक, लोकनाट्य और लौकिक प्रदर्शनों तक विस्तृत ढंग से चिन्हित हुआ, जिसमें रामलीला, रासलीला, यात्रा, यक्षगान, तमाशा, भावाई, नाटंकी,
अंतःक्रिया और विकास यात्रा दर्ज हैं। महाकवि भास के नाटक पर आधारित प्राचीन रंग नृत्य शैली कुडियट्टन के अध्ययन में सुंदर तरीके से केरल की इस परंपरा को चायार वंश की संबद्धता से जोड़ने ते हुए मंदिर के पलने वाली कला साधनों को लेखक ने परखा है। लेखक ने यह भी लक्षित किया है कि इसका अधिकतर गायन शैली कर्नाटक संगीत की राग पद्धति पर आधारित होती हैं। इसके अनेक रचना वेंकटरमण शास्त्री के समकालीन त्यागराज की कृतियों में मिलती जुलती हैं। महाराष्ट्र में प्रचलित तमाशा वहाँ के जीवन का चित्रण करता है, जिसमें अधिकतर कलाकार मंग और महार जातियों के होते थे। गुजरात की सांस्कृतिक लोक परंपरा भवई की उत्पत्ति के अनेक कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि यह जाति से तिरस्कृत एवं सामाजिक संरक्षण के हीन लोगों द्वारा आजीविका के लिए प्रारंभ कला लोक नाट्य परंपरा के इस संदर्भ में सामाजिक राजनीतिक प्रभावों परंपरा वर्तमान के आपसी सहकार से बनने वाली दृष्टि और भागवत कथाओं में वर्णित लोक प्रसिद्ध आख्यानों को चुनने का इतिहास सभी पर विशद विमर्श संभव हुआ है। ऐसी पठनीय विवेचना जो विविध नाट्य शैलियों के कलात्मक और व्यवहारात्मक पक्षों के साक्षात्कार होते हैं। स्त्री का मौन सत्ता का घोष। कुछ कथाएं किसी विचार या किसी अनूठे क्षण की उपज नहीं भर हैं होती, बल्कि जीवन की जिज्ञासाएं, अनुभव और अवलोकन जब एक लय में गूंजने लगता तब वे अपना स्वरूप धारण करती हैं। कथाकार मनीषा कुलश्रेष्ठ की त्रिमाया एक ऐसी ही संवेदनशील कथा है जिसमें उन्होंने ऐसे विषय चुना जो बहुधा इतिहास की परछाई में गुम रहा। भारतीय समाज में मातृ सत्ता और मातृवंश की परंपरा यह उपन्यास केवल उन समुदायों की गाथा नहीं जहाँ स्त्रियाँ वंश की वाहक रही, बल्कि यह उन प्रश्नों का भी है जहाँ उन्हें पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने कभी उठने की जरूरत नहीं समझी। यह असम के घने जंगलों, मेघालय की भीगी बाजार गलियाँ, त्रिवेंद्रम के पुराने थाड़वाड़ों और जल्दीपारा के हाथियों तक फैली एक ऐसी स्मृति यात्रा है जहाँ स्त्री समाज की परिधि से निकलकर संरचना का मूल बनती हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ ने खासी, गोरों और नायर समाजों की मातृवंती संरचना को जिस संवेदना, शोध और कथा कौशल से बुना है, वह हिंदी उपन्यासों की दुनिया में अलग स्थान रखता है। अपने औपन्यासिक कर्म के लिए मनुष्य समाज के साथ जीवन जंतुओं और जीवन की छिन्न दृष्टि से देखने की मातृवंशीय समाज के उन सरोकारों की शिनाख्त की है जो संसार में स्त्रियों के भूगोल और मनोदशा की बात करता है। 3 समांतर कथाओं में बटी हुई त्रिमाया का फलक वहां जाकर विस्तार पाता है जहां स्त्री स्वीकार करने के लिए हमारे समाज में स्थान दिलाने की पहल की गई। पहली माया एक हथनी है जो मातृवंशी समाज की कुल माता है। दूसरी माया केरल के परिवेश में नायर समाज के जानने की इच्छुक IAS ट्रेनी के रूप में मौजूद है। और तीसरी माया शिलोंग की खासी समुदाय की एक औरत है जो अपने बेटे के विरोध के बावजूद अपने पति की नाजायज बेटी को मातृवंश की परंपरा के अनुरूप अपनी संपत्ति देने का निर्णय करती हैं। तीनों ही कहानियाँ उस पर मनके से बंधी हुई जहाँ पाने और गांव दोनों के बीच स्त्रियों का अपना जीवन पूरी उदात के साथ खुद का समाज और परिवेश निर्मित करता है। त्रिमाया दरअसल अपनी पड़ोस की दुनिया को एक नई निगाहों से देखने का आमंत्रण है, जिसमें मातृवंशी समाज की संघर्ष गाथा, मनुष्य के विरोधाभास और सामाजिक सद्भाव के प्रश्नों को सीधे मुठभेड़ करती है। किसी दिन मातृसत्ता के विफल होने की कल्पना के साथ मातृसत्तात्मक समाज की भोर की कल्पना दिखती है। AI की व्यापक समझ। कन्हैया झा। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां मशीनों हमारे कार्यों को आसान बना रहा है, साथ ही वे सोचने, निर्णय और भविष्य की परिस्थितियों का
अनुमान लगाने में भी सक्षम होती जा रही है। कैसे है कृत्रिम मेघा सहज एक अवधारणा नहीं बल्कि भविष्य का यह शिल्प है जो हमारे दैनिक जीवन, कार्य क्षेत्र और यहाँ तक कि हमारे सपनों को भी पुनः परिभाषित कर रहा है। एआई अब दूर की कल्पना नहीं बल्कि यह हमारे वर्तमान विभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसकी प्रगति इतनी तेज है कि आने वाले वर्षों में हमारे जीवन को हर पहलू को प्रभावित करेगी, परंतु यह कोई जादू नहीं बल्कि गणित का चमत्कार है। जब भी कई नई तकनीक उभरती तो उस अवसरों के साथ चुनौतियां भी लेकर आती हैं। एआई का असीमित उपयोग कई नैतिक और सामाजिक प्रश्न खड़े करता है। क्या एआई रोजगार छीन लेगा? क्या डेटा गोपनीयता के खतरे में डालेगी? पाठक इन प्रश्नों को उत्तर समझने के सक्षम हो सके, इसके लिए पुस्तक के एआई की सकारात्मक और नकारात्मक संभावनाओं को विश्लेषण किया गया है। यह पुस्तक पाठकों को एआई की मूलभूत अवधारणाओं को परिचित कराती हैं, वही तकनीक और वैज्ञानिक पहलुओं को साधारण भाषा में समझने के साथ एआई के भविष्य को एक झलक दिखाने का भी प्रयास करती है। पुस्तक का उद्देश्य पाठकों को ज्ञान को समृद्ध करने के साथ ही उन्हें एआई क्रांति में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित करना भी है। इसमें अनेक रोचक तथ्यों और उदाहरणों का समावेश किया गया है जो एआई की जटिल विषयों को रोचक बनाकर प्रस्तुत करते हैं। कुल मिलाकर पुस्तक एआई से संबंधित विविध पहलुओं को विस्तार से विश्लेषित किया है जो पठनीय है।